हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मध्यकालीन इतिहास के 3 मार्कर पढ़ने वाले हैं। ये हमारी 3 मार्कर की मैराथन क्लास होगी। इसमें हम लगभग 50 प्रश्न 3 मार्कर के पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मध्यकालीन इतिहास के 3 मार्कर का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। और फ्रेंड्स, ये जो हमारा 3 मार्कर का पैकेज है वो इस प्रकार से है। इसमें आपको 12 फाइल 3 मार्कर की मिलेंगी। आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। ये सॉफ्ट और हार्ड दोनों में ही उपलब्ध है। और अगर आप हमारा पूरा पैकेज लेते हैं, प्री प्लस मेंस प्लस 3 मार्कर प्लस सॉल्व पेपर, उसमें आपको ये सभी मिल जाएगा। आप मेंस का अलग और प्री का अलग भी ले सकते हैं। साथ में आप हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है उत्वी। एक मिनट, मैं इसको बड़ा कर लूँ। पहला क्वेश्चन है आपका उत्वी। उत्वी कौन था? देखिए, आपको यहाँ पे ये लिखना है कि गजनी निवासी है ना। तो ये क्या था? महमूद गजनवी का शाही इतिहासकार था। महमूद गजनवी के साथ भारत आया। तो तीसरे पॉइंट में आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी का शाही इतिहासकार था। किताबुल यामिनी इसकी रचना थी। उत्वी के बारे में ध्यान से सुन लीजिए। जो मैं बोलती जा रही हूँ पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। केवल आप हेडफोन लगा के भी सुनेंगे तो आपको ये पूरे के पूरे जितने भी 3 मार्कर मैं आज 50 समथिंग कराने वाली हूँ वो आपको ऐसे कर लीजिएगा कि वो आपको टोटल की टोटल याद हो जाए। तो उत्वी कौन है? उत्वी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और महमूद गजनवी का ये शाही इतिहासकार था। किताबुल यामिनी इसकी रचना है। कभी भी किसी भी इतिहासकार के बारे में, साहित्यकार के बारे में कुछ हम लिख रहे हैं, विचारक के बारे में, तो अगर आपको उसकी रचना याद है तो वो रचना जरूर मेंशन किया कीजिए। तो उत्वी कौन है? उत्वी महमूद गजनवी का एक शाही इतिहासकार है। किताबुल यामिनी उसकी रचना है। याद रखिएगा कौन सी रचना है? किताबुल यामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुत्सिकन। बुत्सिकन का अर्थ होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला। बुत्सिकन का अर्थ क्या होता है? मूर्तियों को तोड़ने वाला। फिर आपको लिखना है महमूद गजनवी ने ये उपाधि धारण की। और क्योंकि मोहम्मद गजनवी ने हमारे भारत में 17 बार आक्रमण किए और हमारे भारत के मंदिरों को तोड़ा फोड़ा था, इसलिए उनको ये उपाधि दी गई थी बुत्सिकन। बुत्सिकन मतलब क्या होता है? मूर्तियों को तोड़ने वाला। महमूद गजनवी ने ये उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्लाम के 2 सिद्धांत। इस्लाम के 2 सिद्धांत होते हैं। इस्लाम के 2 प्रमुख सिद्धांत है कि वो लोग अपने इष्ट देव के तौर पर केवल अल्लाह और पैगंबर को ही स्वीकार करते हैं। इस्लाम धर्म के जो लोग रहते हैं वो इष्ट देव के तौर पर अल्लाह और पैगंबर को स्वीकार करते हैं। समानता और भ्रातृत्व पर बल देते हैं। समानता और भ्रातृत्व मतलब सब समान रहे, भाईचारे से रहे। आपने देखा होगा कि हमारे हिंदू समाज की तुलना में हमारा जो मुस्लिम समाज है वो ज़्यादा भाईचारे से रहता है। तो ये उनके इस्लाम के प्रमुख सिद्धांतों में से है। मध्यकालीन इतिहास कब से कब तक रहा था? मध्यकालीन इतिहास 1000 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक रहा था। मध्यकालीन इतिहास कब से कब तक रहा था? 1000 से 1600 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलप्तगीन कौन था? देखिए, अलप्तगीन, सुबुक्तगीन ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अलप्तगीन और सुबुक्तगीन ये दोनों ही गजनी साम्राज्य के थे। जो सुबुक्तगीन था वो महमूद गजनवी का पिता था। और अलप्तगीन गजनी साम्राज्य का संस्थापक था जिसने मध्य एशिया में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। तो आप इनको ये लिख सकते हो, मध्य एशिया निवासी, गजनी साम्राज्य का संस्थापक, मध्य एशिया में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। किसने? अलप्तगीन ने। अलप्तगीन कौन था? गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। मध्य एशिया में स्वतंत्र राज्य उन्होंने स्थापित किया और मध्य एशिया के निवासी थे। तो ये आप इधर ही सुबुक्तगीन कहा जाएगा तो सुबुक्तगीन में आपको लिखना है ये महमूद गजनवी के पिता थे, मध्य एशिया के निवासी थे, ये गजनी साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक था। ऐसा आप लिख सकते हैं। खलीफा क्या होता है? खलीफा जैसे कि हम हिंदुओं में जो पुजारी होते हैं उसी तरह से एक पद होता है खलीफा। मुस्लिमों का या मुसलमानों का धार्मिक और राजनीतिक नेता होता है। इनके जो सभी निर्णय होते हैं धार्मिक कार्यों को लेके वो इन्हीं से ही पूछकर लिए जाते हैं या इनकी सलाह से लिए जाते हैं। तो खलीफा क्या होता है? मुसलमानों का धार्मिक और राजनीतिक नेता होता है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद मुस्लिम जाति का नेतृत्व करता। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद ये मुस्लिम जाति के नेतृत्वकर्ता बन गए थे। मतलब इन्होंने ही मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद मुस्लिम जाति का नेतृत्व किया था।
प्रथम खलीफा कौन थे? प्रथम खलीफा थे अबू बकर। प्रथम खलीफा कौन थे? अबू बकर थे। मुसलमानों का धार्मिक और राजनीतिक नेता था खलीफा। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद मुस्लिम जाति का नेतृत्व करता बना और प्रथम खलीफा कौन था? अबू बकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये मेरे मध्यकालीन इतिहास के 3 मार्कर से लिए गए हैं। ऐसे ही 3 मार्कर आपको पूरे पैकेज में जो हमारा 3 मार्कर है उसमें मिलेंगे। इसके साथ आपको हमारे नोट्स भी इसी तरह से फ्रेम किए गए हैं 6 नंबर 15 नंबर को, जिससे ताकि आपको हर प्रश्न को जितना लिखना है वो आपको मिल पाए। तो आप हमारा पूरा पैकेज भी ले सकते हैं अगर आप 2019 मेंस दे रहे हैं या 2020 मेंस दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जानते भी होंगे। मोहम्मद गौरी जिन्होंने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था और उसके बाद उन्होंने जो हमारे जो भारत है उसमें मुसलमान सत्ता की स्थापना की। तो 1173 ईस्वी में ये गजनी के शासक बने थे। भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना इन्होंने ही की थी। इन्हीं के गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी। 1175 से 1205 ईस्वी तक इन्होंने भारत में कई बार आक्रमण किए। देखिए आप इसको, ज़रूरी नहीं है जो मैं पॉइंट बता, अगर कोई किसी के बारे में आपको कोई और जानकारी पता हो तो आप उसमें लिख सकते हैं। जैसे कि मोहम्मद गौरी ने तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध लड़ा, चंदावर का युद्ध लड़ा, इन्होंने तुर्क सत्ता की स्थापना करी। भारत में जो मुसलमानों की जो सत्ता हुई, पहले दिल्ली सल्तनत आया, फिर मुग़ल साम्राज्य आया, तो फिर ये मोहम्मद गौरी के कारण ही हुआ। तो आप यहाँ पे क्या लिख 1173, आपको 3 पॉइंट कोई भी याद कर लेना है। अगर आप थ्योरी वाइज लिखते हैं तो आप 2 चीज़ों को भी अच्छे डिटेल में करके लिख सकते हैं। इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मोहम्मद गौरी एक तुर्क शासक था। 1173 ईस्वी में ये गजनी का शासक बना। इसने भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना की और इसने भारत पर कई बार आक्रमण किए। तराइन का इसने द्वितीय युद्ध, तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध इसी ने लड़ा। तो आप ऐसे भी अपना, अगर आप पॉइंट में नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चचनामा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चचनामा को अली अहमद ने लिखा। ये चच राजवंश अली अहमद में लिखा ग्रंथ है, मतलब ये चचनामा जो है वो अली अहमद ने लिखा। और अली अहमद ने चचनामा में सिंध और अरब की जो सिंध और अरब के बीच के जो संबंध है उनकी जानकारी बताई और सिंध और अरब की जानकारी दी। चच राजवंश का इतिहास भी इसमें, अब चचनामा है तो चच मतलब चच राजवंश के बारे में है। तो याद रखिएगा चचनामा किसने लिखा? चचनामा अली अहमद द्वारा लिखा गया। चच राजवंश का इससे इतिहास मिलता है। सिंध और अरब की हमको इस ग्रंथ से जानकारी मिलती है। किससे? सिंध और अरब की जानकारी हमको चचनामा से मिलती है। नेक्स्ट है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी को आप याद रखिए, इसने हमारे यहाँ के जो मंदिर थे उनको नष्ट किया था, जो बौद्ध विहार थे उनको नष्ट किया था। तो आपको ऐसा लिखना है, जो बख्तियार खिलजी था वो मोहम्मद गौरी का सेनापति था। बख्तियार खिलजी कौन था? मोहम्मद गौरी का सेनापति। कुछ भी रिलेट करके याद कर लीजिएगा कि बख्तियार खिलजी जो था मोहम्मद गौरी का सेनापति था। इसने लक्ष्मण सेन को पराजित किया। नालंदा विक्रमशिला को इसने नष्ट किया। तो बख्तियार खिलजी कौन था? मोहम्मद गौरी का सेनापति था। लक्ष्मण सेन को इसने पराजित किया। नालंदा विक्रमशिला को इसने नष्ट किया। मोहम्मद गौरी का सेनापति, लक्ष्मण सेन को इसने पराजित किया, नालंदा विक्रमशिला को भी इसने नष्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिरदौसी। फिरदौसी जो था महमूद गजनवी का दरबारी विद्वान था। फिरदौसी कौन था? फिरदौसी महमूद गजनवी का दरबारी विद्वान था। फिरदौसी का प्रसिद्ध ग्रंथ है शाहनामा। शाहनामा फिरदौसी का ग्रंथ है और इसकी रचना इसने फारसी में की थी। फिरदौसी की रचना किस भाषा में की गई थी? फिरदौसी की रचना फारसी भाषा में की गई थी। तो फिरदौसी की नहीं, शाहनामा की रचना की गई थी। फिरदौसी का ग्रंथ है शाहनामा और उसकी रचना फारसी भाषा में की गई थी। फिरदौसी का वास्तविक नाम है अबुल कासिम हसन। फिरदौसी का वास्तविक नाम क्या है? अबुल कासिम हसन है। तो फिरदौसी कौन है? महमूद गजनवी का दरबारी विद्वान है। शाहनामा फारसी ग्रंथ की इसने रचना की। वास्तविक नाम है अबुल कासिम हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाहिर। दाहिर जो था, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था सिंध पर, तभी ये वहाँ का सिंध का शासक था। तो मोहम्मद बिन कासिम के समय ये सिंध का शासक था, जिसको मोहम्मद कासिम ने पराजित किया। ऐसा आप दूसरे पॉइंट में लिख सकते हैं। देखिए मोहम्मद गौरी ने ऐसे 3 युद्ध हैं जो मेनली आपको याद रखना है। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, द्वितीय 1192 में हुआ और चंदावर का 1194 में हुआ। और इसमें मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें जयचंद की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी।
और गढ़वाल जो जयचंद था वो गढ़वाल से सत्ता से संबंध रखता था, तो गढ़वालों की सत्ता खत्म हो गई। सुबुक्तगीन जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, सुबुक्तगीन कौन थे? सुबुक्तगीन महमूद गजनवी के पिता थे, गजनी का शासक था और भारत में पहला तुर्क आक्रमण सुबुक्तगीन ने ही किया, मोहम्मद गजनवी के पिता ने ही किया। लगभग 979-80 में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। तो भारत में पहला तुर्क आक्रमण सुबुक्तगीन ने किया था, महमूद गजनवी के पिता थे और गजनी का ये शासक थे। नेक्स्ट है जयपाल। जयपाल भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर शाही हिंदू शासक था, इसे महमूद गजनवी ने पराजित किया था। याद रखिएगा, जयपाल को किसने पराजित किया था? जयपाल को महमूद गजनवी ने पराजित किया था। यह भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर शाही हिंदू शासक था। तो भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर शाही हिंदू शासक था, इसको महमूद गजनवी ने पराजित किया था। भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर शाही हिंदू शासक था, इसे महमूद गजनवी ने पराजित किया था। नेक्स्ट है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर गुजरात का प्राचीन शिव मंदिर है। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने इसको लूटा। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में है। 1025 ईस्वी में इसको महमूद गजनवी ने भारत में लगभग 17 बार आक्रमण किया था और 1000 से 1025 ईस्वी तक, उसमें 1025 में इसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। और आपको इसमें एक लाइन और जोड़ दीजिएगा कि स्वतंत्रता के बाद इसका जीर्णोद्धार किया गया, मतलब ये जो टूट गया था इसको सुधारा स्वतंत्रता के बाद। जयपाल कौन था? जयपाल भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर शाही हिंदू शासक था, इसने महमूद गजनवी को पराजित किया था। इसने क्या किया था? इसने महमूद गजनवी को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, इसमें मोहम्मद गौरी हार गया था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था। पहले में मोहम्मद गौरी हारा था, दूसरे में पृथ्वीराज चौहान हारा था। अल-बरूनी कौन है? अल-बरूनी जो है वो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। अल-बरूनी कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था। महमूद गजनवी के साथ ये भारत आया था। इसने किताब-उल हिंद की रचना की थी। याद रखना है, किताब-उल हिंद की रचना किसने की थी? अल-बरूनी ने की थी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान महमूद गजनवी के साथ ये भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल-मसूदी। अल-मसूदी भी एक अरबी विद्वान और इतिहासकार था। महिपाल के काल में ये भारत आया था। किसके काल में आया था? महिपाल के काल में आया था। महिपाल एक प्रतिहार शासक है, उनके काल में अल-मसूदी आया था। महिपाल के काल में कौन आया था? अल-मसूदी आया था, ये एक प्रतिहार शासक है। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान था। इसने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया। आपसे पूछेंगे कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अगर वनडे कोई एग्जाम में, तो मोहम्मद बिन कासिम था। तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में आप क्या लिखेंगे? भारत पर आक्रमण करने वाला ये प्रथम मुसलमान था, इसने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था, इसने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो एक ग्रंथ है जिसे चंद्रवरदाई ने लिखा। ये पृथ्वीराज जो चौहान थे उनके दरबार में रहते थे। आपको ऐसा लिखना है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया, जो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। इसमें पृथ्वीराज की जीवन गाथा का अतिशयोक्ति वर्णन है, साथ ही इसमें राजपूत कालीन समाज के बारे में भी वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है सुलेमान। 9वीं शताब्दी में प्रतिहार शासक मिहिर भोज के काल में भारत आया था सुलेमान। सुलेमान कब आया था? 9वीं शताब्दी में प्रतिहार शासक मिहिर भोज के समय ये आया था और इसने मिहिर भोज को अरबों का घोर शत्रु बताया था। सुलेमान किसके समय आया था? मिहिर भोज के समय आया था और इसने मिहिर भोज को अरबों का घोर शत्रु बताया था। नेक्स्ट है महमूद गजनवी। गजनी साम्राज्य का महत्वपूर्ण शासक, भारत में 17 बार आक्रमण किया। 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीदी मौला। सीदी मौला एक ईरानी फ़कीर थे और जिसको एक षड्यंत्र में अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या करवा दी थी। किसकी? सीदी मौला एक ईरानी फ़कीर थे, इसकी एक षड्यंत्र में अलाउद्दीन द्वारा हत्या करवा दी थी। नेक्स्ट है अफरासियाब।
अफरासियाब कौन थे? तो फिरदौसी का जो शाहनामा है, फिरदौसी ने जो शाहनामा ग्रंथ लिखा था उसमें एक सम्मानित वंश है अफरासियाब। क्या है? फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित। और शायद इसको ये जो वंश है इसको बलबन ने बोला था कि मैं इसी वंश से रिलेटेड हूँ, तो फिरदौसी के शाहनामा में ये वर्णित है। नेक्स्ट है दीवाने अर्ज। जहाँ पे ये अर्ज वाला आ जाए समझ लो ये सैन्य व्यवस्था से संबंधित विभाग है। तो यह बलबन द्वारा स्थापित एक प्रशासनिक विभाग है जिसका उद्देश्य सैन्य व्यवस्था में सुधार करना था। दीवाने अर्ज क्या है? बलबन द्वारा स्थापित एक प्रशासनिक विभाग है, इसका उद्देश्य सैन्य व्यवस्था में सुधार करना था। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेंस दे रहे हैं तो आप नेक्स्ट प्री भी देंगे, और अगर आप प्री भी दे रहे हैं और मेंस नहीं दे रहे हैं तो हमारी एक बहुत शानदार टेस्ट सीरीज अभी आई है। उसको टेस्ट सीरीज इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि आप उसमें अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो एक प्रैक्टिस सेट है आपके लिए, वो एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का एक पूरा संग्रह है। उसमें मैंने 10,000 प्रश्न कवर किए। इन 10,000 प्रश्नों में आपको हर यूनिट के हर टॉपिक मिलेंगे, करंट भी पूरे मिलेंगे, तो आपको वो बहुत अच्छे से कर लेना है क्योंकि उसमें बहुत ऐसे ऐसे प्रश्न कवर किए गए हैं जिनके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं या लेना, आप उसको एक साथ परचेस कर सकते हैं। वो आपको सॉफ्ट कॉपी में भी मिल जाएगी, और अगर आप चाहते हैं वो हार्ड कॉपी में आपके घर पहुँचे तो वो आपके घर भी पहुँच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मामूलक वंश। तो ये मामूलक जो होता है वो गुलाम वंश को इसकी दी जाती है। हबीबुल्लाह ने गुलाम वंश को मामूलक वंश कहा। मामूलक मतलब क्या होता है कि स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न गुलाम। स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न गुलाम क्या कहलाता है? मामूलक कहलाता है। मुनि क्या होता है? तो दिल्ली सल्तनत में गुप्तचरों को मुनि कहा जाता था। इनका जो प्रधान होता था वो वरीद ए मुमालिक होता था। दिल्ली सल्तनत के जो गुप्तचर होते थे, जो गुप्त सूचना देते थे, उनको मुनि कहा जाता था। प्रधान कौन होता था मुनि का? वरीद ए मुमालिक। विश्वा क्या होता था? विश्वा अलाउद्दीन द्वारा प्रचलित भू राजस्व को प्राप्त करने की एक इकाई होती थी। यह 1 बीघा का 20वां भाग होता था। देखो, बिस्वा से आपको समझ में आ रहा होगा 20 जैसा लग रहा है, तो आपको बस ये याद रखना है। 20 तो आपको याद ही रहेगा कि 1 बीघा का 20वां भाग होता है। ये बीघा भी याद रखिएगा कि जो बिस्वा होता है वो 1 बीघा का 20वां भाग होता है, और अलाउद्दीन द्वारा प्रचलित भू राजस्व प्राप्त करने की ये एक इकाई है। बिस्वा किसके द्वारा प्रचलित है? अलाउद्दीन द्वारा प्रचलित। नेक्स्ट है लाग वक्स। लाग वक्स कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। उसकी उदारता के कारण उसको लाग वक्स कहा जाता था, क्योंकि ऐबक को बोला जाता है कि ऐबक बहुत ज़्यादा उदार थे। नेक्स्ट है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बख्तियार काकी की याद में बनाया गया। इसे इल्तुतमिश ने पूरा किया, और ये दिल्ली में स्थित है, और इसका जीर्णोद्धार भी फिरोज शाह तुगलक के समय हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है नसीरुद्दीन कोवाचा। मोहम्मद गौरी का ये दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक का बहनोई था, और कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के समय इसकी लड़ाइयाँ होती रही थी। इल्तुतमिश ने नसीरुद्दीन कोवाचा को इल्तुतमिश ने नसीरुद्दीन कोवाचा को पराजित किया था। तो ये मोहम्मद गौरी का दास था और कुतुबुद्दीन ऐबक का बहनोई था। इल्तुतमिश ने इसको पराजित किया था। नेक्स्ट है सहनाए मंडी। सहनाए मंडी से आपको समझ में आ रहा होगा ये कोई बाजार की बात हो रही है। तो आपने ये तो सुना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक बाजार बनाया था। हमारे जो आजकल के जो वो राशन मिलता है, क्विंटल में सामान मिलता है, तो उसी प्रकार से ये सहना ये मंडी था। वहाँ पे हर चीज़ का मूल्य निश्चित होता था। तो आपको क्या कहना है? अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का एक अधिकारी जो होता था सहना ए मंडी कहलाता था। ये सभी व्यापारियों को पंजीकृत करता था। मतलब जितने भी व्यापारी होते थे जो उसके बाजार में सामान बेचते थे, उसको सभी को पंजीकृत सहना ए मंडी के पास आकर कराना पड़ता था। तो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का एक अधिकारी सहना ए मंडी कहलाता था। ये सभी व्यापारियों को पंजीकृत करता था। नेक्स्ट है खिलजी क्रांति। तो खिलजी वंश द्वारा तुर्की अमीरों वर्ग पर एकाधिकार। खिलजी वंश द्वारा तुर्की अमीर वर्ग पर एकाधिकार। खिलजी क्रांति में क्या हुआ था कि उनके जो हमारे गुलाम वंश उनके बाद आए थे खिलजी, तो जो वहाँ के तुर्क अमीर थे उन्होंने क्या किया था, उनको जो वहाँ के निम्न लोग थे, जो निम्न मुसलमान थे या बोले भारतीय मुसलमान थे, उनका दबदबा ज़्यादा हो गया था, जिनको प्रभाव से मुक्त करने के लिए जलालुद्दीन खिलजी के नेतृत्व में ये खिलजी क्रांति हुई थी। इसमें तुर्की लोगों की जातीय तानाशाही समाप्त हो गई थी। नेक्स्ट है रक्त और लोह नीति। रक्त और लोह नीति बलबन के
राजत्व सिद्धांत पर आधारित है। इसमें क्या होता था कि विद्रोही की हत्या करके उसके परिवार को गुलाम बना दिया जाता था। जो भी विद्रोही रहते थे उनको मारकर उनको गुलाम बना दिया जाता था। नेक्स्ट है पैमाइश। दिल्ली सल्तनत में भू राजस्व प्राप्त करने की भूमापन की एक पद्धति थी। क्या थी? दिल्ली सल्तनत में भू राजस्व प्राप्त करने की एक पद्धति थी। इसकी शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। भू राजस्व प्राप्त करने का भूमापन की पद्धति पैमाइश थी। शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। नेक्स्ट है तुर्कानी चहलगानी। चहलगानी से समझ में आ रहा होगा 40 दल। तो ये 40 दलों का तुर्कों का जो अमीर लोग होते थे उनको एक 40 लोगों को इकट्ठा करके एक दल बनाया गया था। ये इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया। इसका दमन बलबन द्वारा किया गया। ये विश्वसनीय सरदारों का संगठन है, विश्वसनीय गुलामों का ये एक संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवान रियासत। दीवान रियासत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार सुधार से संबंधित एक आर्थिक विभाग था। दीवान रियासत जो था वो अलाउद्दीन द्वारा बाजार सुधार से संबंधित एक आर्थिक विभाग था। इसमें ये बाजार एवं व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। नेक्स्ट है कोतवाल। कोतवाल जो अभी की कोतवाली होती है, आपने सुना होगा पुलिस में, तो ये वही कोतवाल है। यहाँ पे कोतवाल सल्तनत कालीन प्रमुख पुलिस अधिकारी होता था। पुलिस विभाग का जो प्रधान होता था वो कोतवाल ही होता था। शांति व्यवस्था की स्थापना करना इसका उत्तरदायित्व होता था। कोतवाल का उत्तरदायित्व क्या होता था? शांति व्यवस्था की स्थापना करना। नेक्स्ट है चंगेज खां। चंगेज खां मध्य एशिया का एक क्रूर और मंगोल नेता था। इसने 1221 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। चंगेज खां जो था मध्य एशिया का एक क्रूर और मंगोल नेता था। 1221 ईस्वी में उसने भारत पर आक्रमण किया था। याद रखिएगा, मध्य एशिया का क्रूर और मंगोल नेता था। इसने 1221 में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है दीवान मुस्तकराज। ये अलाउद्दीन द्वारा स्थापित एक आर्थिक विभाग था। इसका उद्देश्य राजस्व प्रणाली में सुधार था। दीवान मुस्तकराज का क्या उद्देश्य था? जो राजस्व प्रणाली थी उसमें सुधार करना। नेक्स्ट है ताजुद्दीन यलदौज। कुतुबुद्दीन और ऐबक इल्तुतमिश के समय ये प्रबल प्रतिद्वंदी था। जब हम कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धि पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि उन्होंने इसको मारा था, ताजुद्दीन यलदौज को, और ये गजनी का शासक था। नेक्स्ट है जगनिक। तो जो बुंदेलखंड के शासक थे परमार्दी देव, उनका दरबारी कवि था ये। इन्होंने आलाखंड और परमाल रासों की रचना की। नेक्स्ट है गुलरुखी। सिकंदर लोदी जो था उनका ये नाम था और वो इस नाम से सिकंदर लोदी लेखन का कार्य करते थे। नेक्स्ट है मलिक याकूत। मलिक याकूत एक अबिसिनियाई दास था। रजिया का इनसे प्रेम संबंध था। कहीं ना कहीं रजिया के पतन में भी इनका भी योगदान रहा है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। कालिंजर कौन है? कालिंजर मध्यकाल का एक प्रसिद्ध राज्य है। ये अपने किलों के लिए प्रसिद्ध है। अलाउद्दीन ने इस पर आक्रमण किया था। मध्यकाल का एक प्रसिद्ध राज्य अपने मजबूत किले के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है तारीख फिरोज शाही। तो तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन वर्नी द्वारा लिखी गई। इसमें सल्तनत काल की जानकारी मिलती है। फिरोज शाह तुगलक को इसमें जो फिरोज शाह तुगलक है इसमें यहाँ पे उन्होंने श्रेष्ठ शासक फिरोज शाह तुगलक को बताया है कि वो सबसे श्रेष्ठ शासक थे, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु शासक बताया गया है जियाउद्दीन वर्नी द्वारा। रजिया कौन है? रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी, दिल्ली सल्तनत की प्रथम शासिका। अगर आपसे पूछे मध्यकाल की प्रथम कोई दिद्दा के बारे में आ जाता है तो दिद्दा की आपने को लिखना है मध्यकाल की प्रथम शासिका है। और ये रजिया जो है दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम शासिका हैं। इन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 3 मार्कर। अगर आप हमारे 3 मार्कर लेना चाहते तो ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं किसी प्रकार के मैराथन वीडियो में और सभी सब्जेक्ट के लाऊं तो आप मुझे व्हाट्सअप जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।